क्या देश में केवल एक ही धर्म के लोग रहेंगे? क्या बाकी धर्म के लोगों को संविधान ने बराबरी का हक नहीं दिया है? दिया है ना। संविधान में धार्मिक समरसता की बात की गई है, लेकिन सरकार का बुलडोजर धर्म देखकर क्यों चलता है? आखिर क्यों सरकारी रिकवरी धर्म विशेष के लोगों से होती है? आखिर क्यों नुपुर शर्मा होना प्रतिष्ठा की बात है और मोहम्मद जुबैर होना सिर्फ कानूनी प्रताड़ना? एक पुलिस के पास है तो दूसरी पुलिस से कोसों दूर। आपके हर एक सवाल का जवाब मोहम्मद जुबैर की कहानी में छिपा हुआ है। देखिए, संविधान से चलने वाले हमारे देश में कैसे रोहित रंजन और मोहम्मद जुबैर होना अलग बातें हैं। मोहम्मद जुबैर की बेल को अपोज करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपीयर होते हैं, वहीं रोहित रंजन की बेल को अपोज करने के लिए इतना बड़ा कोई नाम नहीं आता। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस देश में सरकार के साथ खड़े होकर विपक्ष के बारे में फेक न्यूज तक चलाने वाला रोहित रंजन होना कितनी प्रिविलेज की बात है। लेकिन यहाँ बात हिंदू मुसलमान से ज्यादा खुद की आलोचना बर्दाश्त ना करने की है। आलोचना करने वाला तो हिंदू भी हो तो उसका भी जुबैर वाला हाल किया जा सकता है, और साथ देने वाला कोई मुसलमान तो उसकी तो आईटी सेल से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक वाहवाही कर सकते हैं। आपको भले ही व्यापार का बहिष्कार करने को कहते रहें, पर अमीर मुसलमान के साथ व्यापार भी आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए जुबैर की कहानी वहां से शुरू करते हैं जब उन्हें पहली बार 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बीजेपी शासित राज्यों में अलग अलग बेसिर-पैर के मामलों में एफआईआर कराई जाती है। उसे तब एक्टिवेट किया जाता है जब पहले केस की हिरासत खत्म होने वाली हो या बेल मिल रही हो। तो हुआ यूं कि जुबैर को अदालत की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को 4 जुलाई को लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुंचती है, जहां पर खैराबाद पुलिस स्टेशन में भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज है। एक तरफ जब दिल्ली पुलिस जुबैर से पूछताछ कर रही होती है, वहीं एंट्री होती है यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस सीतापुर की अदालत में एक याचिका लगाती है कि मोहम्मद जुबैर की हिरासत हमें भी चाहिए, इसलिए 8 जुलाई से 14 जुलाई तक जुबैर को यूपी पुलिस की हिरासत में भेज दिया जाता है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर के खैराबाद थाने में महंत बजरंग मुनि उदासी, यति नरसिंहानंद सरस्वती, स्वामी आनंद स्वरूप और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का केस दर्ज है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि नरसिंहानंद और बजरंग मुनि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वीडियो में दिखे थे। धर्म संसद के नाम पर धर्म विशेष पर क्या क्या टिप्पणी करते हैं किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन एक तरफ दिल्ली पुलिस और अब यूपी पुलिस जांच तेज कर देती है। उधर जुबैर के वकील आरोप लगाते हैं कि जब जुबैर आईपीसी की 295A और 66 में हिरासत में है तो पुलिस अलग से 153A ऐड कर देती है, जिस दिन जुबैर की जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी थी। और फिर यूपी पुलिस सीतापुर के कोर्ट में मांग करती है कि हमें इनके मोबाइल फोन वगैरह की जांच करनी है, इसलिए हमें जुबैर की रिमांड चाहिए होगी। तो बस इसी तर्क पर कोर्ट बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है और फिर 8 जुलाई से 14 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया जाता है। लेकिन 8 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट में जुबैर और रोहित रंजन वाले मामले में सुनवाई होती है, जिसमें रोहित रंजन को राहत मिल जाती है और रोहित रंजन की गिरफ्तारी से बचने वाली याचिका का विरोध नहीं होता। लेकिन जुबैर की जमानत का विरोध खुद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। जुबैर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीतापुर पुलिस जुबैर की पुलिस हिरासत की मांग कर रही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई, जिसमें सीतापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर्क देते हैं, सीतापुर कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी, ये बात अदालत से छिपाई गई। लेकिन जुबैर को हल्की फुल्की राहत सुप्रीम कोर्ट से सीतापुर वाले मामले में मिल जाती है, यानी 5 दिन की अंतरिम जमानत। लेकिन यह भी कहा गया कि इसी मामले में कोई नया ट्वीट नहीं कर सकते और सीतापुर मैजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी शर्त के रोहित रंजन को बड़ी राहत दी गई, उसे अपोज भी नहीं किया गया और उनके केस को इतनी तवज्जो दी गई थी कि याचिका डालने से पहले ही केस तक लिस्ट कर दिया गया था। जैसे ही जुबैर को सीतापुर वाले केस में हल्की सी राहत मिली, तभी दूसरे मामले में गिरफ्तार करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। एक तरफ दिल्ली पुलिस और सीतापुर पुलिस पहले से ही थी और अब लखीमपुर पुलिस ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा लखीमपुर पुलिस ने जुबैर की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी हासिल कर ली है, क्योंकि जुबैर ने एक सुदर्शन नाम के न्यूज चैनल पर दिखाई फेक न्यूज का फैक्ट चेक किया। फेक न्यूज थी कि चैनल ने मदीना मस्जिद की फोटो को गजा में दिखाकर कहा था कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में मस्जिद भी तबाह की जा रही है। जुबैर ने अपने ट्वीट में बताया था कि यह गलत खबर है और उनका कहना था कि ऐसे भ्रमित करके ये एक वर्ग विशेष के खिलाफ
लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उस चैनल के एक एंकर ने जुबैर पर पिछले साल एफआईआर कर दी कि ये अपने ट्वीट से मुसलमानों को भड़का रहा है। 153A के तहत शिकायत दर्ज भी हो गई। जुबैर ने अपने ट्वीट में भी यूपी पुलिस से कार्रवाई करने की अपील की थी, लेकिन यूपी पुलिस ने उसे नजरअंदाज कर सुदर्शन की शिकायत को तवज्जो दी। वो भी तब नहीं जब एफआईआर की गई, बल्कि अब जब वो पहले से 2 मामलों में न्यायिक हिरासत में है और उस एफआईआर पर कार्रवाई अब बड़े जोर शोर से की जा रही है। जुबैर को यूपी पुलिस छोड़ती नहीं और रोहित रंजन को यूपी पुलिस हाथ लगाने देती नहीं। क्या ये है कीमत अपनी जान पर खेलकर सच दिखाने की, और ये है रिवॉर्ड दर्शकों के साथ नाइंसाफी कर झूठ परोसने का? आगे जब भी कोई सच को उजागर करेगा उसे दबाया जाएगा, और तब तक दबाया और कानूनी पचड़े में फंसाया जाएगा जब तक अपना मुंह न सिल ले। जैसे ही सीतापुर वाले केस में हल्की सी राहत मिली तो लखीमपुर पुलिस ने मोर्चा खोल दिया। जुबैर के खिलाफ जो सीतापुर में मामला दर्ज है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने 7 सितंबर को सुनवाई के लिए जुबैर की याचिका को सूचीबद्ध किया है। जो दिल्ली में मामला दर्ज है उसकी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में आज है। यानी एक मामला निपट जाता है तो दूसरा लॉन्च हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, वो भी आईजी के अंडर। ये टीम कुल 6 मामलों में पूछताछ करेगी, जो 2 हाथरस में दर्ज, एक सीतापुर, लखीमपुर और गाजियाबाद मुजफ्फरनगर में दर्ज है। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी तो 3 मामले प्रकाश में थे। जब एसआईटी के गठन की खबर आई तो पता चला 3 नहीं कुल 6 मामले दर्ज हैं। लेकिन ये जानकारी सिर्फ यूपी में दर्ज मामलों की ही है। आपने, मैंने, हम सब ने देखा है आजम खान पर सुप्रीम कोर्ट को क्या टिप्पणी करनी पड़ी थी। एक केस में जमानत मिली तो नया केस दर्ज। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सीधा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया था। आपको याद है नुपुर शर्मा पर भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है, लेकिन नुपुर मामले की जांच कहां तक पहुंची, कितने दौर की पूछताछ हुई, किसी को कुछ नहीं पता। आखिर ये भी नहीं पता नुपुर शर्मा है कहां। सिर्फ 18 जून को उनका ऑडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर खानापूर्ति कर दी गई। ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है नुपुर शर्मा is single-handedly responsible for what is happening in the country। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि नुपुर शर्मा का अब तक गिरफ्तार ना होना बताता है कि उनकी पावर क्या है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। इससे बड़ी कोई तल्ख टिप्पणी क्या होगी कोर्ट की? लेकिन फिर भी पुलिस की पहुंच से नुपुर शर्मा दूर क्यों है, ये समझ से परे है। जहां एक तरफ कोर्ट की टिप्पणी के बाद गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को भद्दी टिप्पणी करके कोसने लगे। उनके प्रोफाइल चेक करेंगे तो समझ लेंगे कि इनके इशारे पर काम करने वाले हैंडल और आईटी सेल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये। इसी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर और गुजरात दंगे की एसआईटी पर फैसला दिया तो सीने से लगा लिया सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन क्या आपने हमारे कोर्ट कचहरी को धर्म के नाम पर बांट दिया है? मगर सवाल है कि जुबैर की गिरफ्तारी पर नियमों की अनदेखी क्यों की गई? इस मामले में आज तक से बात करते हुए एडवोकेट तारा नरूला ने कहा कि कानूनी मुद्दों और प्रक्रिया पर विचार करना होगा। नरूला ने कहा कि आमतौर पर 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों से जुड़े मामलों में पुलिस को पहली बार में धारा 41A सीआरपीसी के तहत नोटिस देना चाहिए, और यदि आरोपी जांच में शामिल होता है तो उसे विशेष कारण के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये वर्तमान स्थिति में भी लागू होता है। और यदि एफआईआर में दर्ज अपराध 7 साल से कम समय के लिए दंडनीय है तो अरनेश कुमार केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू होगा। जुबैर को एफआईआर का नोटिस देना चाहिए था जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान दूसरे मामले की एफआईआर का नोटिस देकर गिरफ्तारी करना संबंधित कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। एक मामले में धोखे से पूछताछ के लिए बुलाना, लेकिन दूसरे मामले पर उस वक्त एफआईआर करके तुरंत गिरफ्तार कर लेना किस पुलिस को शोभा देता है? आपको याद दिला दूं, साल 2022 की ही शुरुआत में एक ऐसे मामले में दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को बिना नोटिस के गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में जिम्मेदार जांच अधिकारी को 1 दिन का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए युवक को 15,000 रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी दिया था। केदारनाथ सिंह ने आपके लिए ही लिखा था, चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं उन सारी जगहों पर जहां बोलना जरूरी था। लेकिन सवाल आप पर छोड़े जाती हूं, नुपुर शर्मा से प्यार और जुबैर से इतनी नफरत क्यों? अपने गिरेबान में झांकिए, आपके अंदर मौजूद एक धर्म के लिए वो नफरत साफ दिखाई दे रही है, जिसे प्रताड़ित करने के लिए आप नियमों को भी ताक पर रखने के लिए तैयार हैं। यही आपकी सच्चाई है, अब तो छुपती भी नहीं। सत्यमेव जयते।